बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट किया है। तो उसकी हम डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने देखना है कि नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या फ़र्क है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यों बनाते हैं। उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फंक्शन ये है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो ये है, एफ ऑफ एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर 1/σ2 पाई अंडर रूट ई रेज़ टू पावर -12 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। अब हमने इस नॉर्मल से बनानी है स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब सवाल ये है कि हम नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यों बनाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने का एक ही मकसद होता है कि हम कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड कायम करें जहां से हम जो है वो आसानी से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लें या जिसका हमें आसानी से टेबल मिल सके। तो अगर हम ये फंक्शन यूज करें तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू कुछ होगी, मीन की वैल्यू कुछ होगी, सिग्मा की वैल्यू कुछ होगी। हर दफा जो है हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टैटिस्टिशियन जो है उन्होंने इस झंझट से बचने के लिए, इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी लेट कर लिया कि z जो है ये इक्वल है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के, और उन्होंने कहा जी मीन जो है वो 0 के इक्वल है और वेरिएंस जो है वो 1 के इक्वल है। अब देखें जरा, ये x म्यू ओवर सिग्मा है, इस सारे की जगह हमने लिख लिया z, तो ये बन जाएगा f ऑफ z। सिग्मा जो हमने कहा है 1 के इक्वल है, तो यहां पे 1 नहीं लिखेंगे, बाकी क्या बचेगा 1/2 पाई अंडर रूट e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हम कह देंगे ये z के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आ गया z और ये उसके ऊपर स्केयर है। तो ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, लेट कर दिया कि z जो है वो इसके इक्वल है और म्यू 0 है और सिग्मा स्क्वायर 1 है। स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सिग्मा और मीन की वैल्यू फिक्स कर दे और x की जितनी भी वैल्यू आती है उनको लिख के जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मीन 0 और वेरिएंस 1 है, तो x की कोई भी वैल्यू आएगी तो हम सिर्फ उसी को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 0 और 1 से फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड कायम कर लिया, मीन 0 रख के वेरिएंस 1 रख के ये फंक्शन बना के जितनी भी प्रोबेबिलिटीज थी वो सारी कैलकुलेट करके उसका एक टेबल बना के हमें दे दिया। तो इसलिए हम नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ताकि हम जो है वो आसानी से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकें। अब कुछ चीजें इसमें कॉमन है। नॉर्मल में जो रैंडम वेरिएबल यूज हुआ वो x है, जिसकी रेंज थी +∞ से -∞। द range of normal distribution -∞ to +∞। इसी तरह the range of standard normal distribution -∞ to, तो ये दोनों में कॉमन है कि नॉर्मल का जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी रेंज -∞ से +∞ है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो रैंडम वेरिएबल है z उसकी भी रेंज क्या है -∞ से +∞। उसके बाद मीन और वेरिएंस, द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, एनडी से क्या मुराद है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो म्यू होता है। म्यू से मुराद है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसकी, नॉर्मल में। अगर हम मीन की बात करें
तो नॉर्मल का जो मीन होता है वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम बात करें द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, ये भी हमने लिखा है कि अगर हम लेट करें जी इसकी, क्योंकि इसमें मीन 0 होगा, वेरिएंस 1 होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन है वो हमेशा 0 होगा। ये इनमें फर्क है। उसके बाद द वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू जो है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वेरिएंस है वो 1 होगा और उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी 1 होगा। ये वो चीजें जो आपने हर हाल में याद रखनी है कि नॉर्मल का मीन जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और नॉर्मल का जो स्टैंडर्डाइजेशन है या वेरिएंस है वो जो है वो सिग्मा स्क्वायर होगा। 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी प्लस में वैल्यू आ सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का वेरिएंस या स्टैंडर्डाइजेशन है वो 1 होगा। तो ये था हमारा नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल में तल्लक क्या है और इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है वो हमें लिख ली। अब हम जो है इसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज हमारे पास 10.1 ये हमने स्टार्ट करनी है और ये क्वेश्चन हमें सारे जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके सोल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम था, तो इसलिए हम फिर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने याद करने हैं। अगर जब तक ये फार्मूले नहीं आएंगे हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए से मुराद कोई भी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, तो ये इक्वल होगा फाई ऑफ ए। फाई ऑफ ए से क्या मुराद है कि इसको हम जाके टेबल में देखेंगे, क्योंकि इसका वो टेबल कैलकुलेट करके उन्हें दिया हुआ है। अगर ग्रेटर हो तो 1 माइनस फाइव के इक्वल, अगर 2 पॉइंट्स हैं मतलब 2 वैल्यूज हैं तो हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे या सेकंड वाली वैल्यू में से पहली वाली को माइनस कर देंगे, ये फार्मूला। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 के इक्वल। अगर ग्रेटर हो तो 2 फाई ऑफ माइनस ए के इक्वल, और फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है और फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी 1 के इक्वल होता है। एक चीज। उसके बाद 2 चीजें आपने और याद रखनी है। नंबर 1, इफ वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं देन वी यूज फार्मूला एंड टेबल। कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो फिर हम फार्मूले भी यूज करेंगे और साथ में टेबल भी यूज करेंगे। नंबर 2, इफ वी वांट टू कैलकुलेट ऑर्डिनेट वी यूज पीडीएफ। कि अगर हमने ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो फिर हम पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में बताया होगा कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है या कि हमने जो है वो
ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो अब हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, फाइंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इक्वल टू 0.64। ये देखें जरा, क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है कि आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी। तो अभी हमने लिखा है कि अगर हमने ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो पीडीएफ यूज करेंगे, और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फिर हम जो है वो फार्मूला और टेबल यूज करेंगे। तो यहां पे बात हो रही है ऑर्डिनेट की, और जी की उसने वैल्यू बता दी है 0.64। एक्सरसाइज 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, और उसका फर्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 0. और ये भी याद रखना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है उसका जो पीडीएफ होता है एफ ऑफ जी, ये इक्वल होता है 1/2 पाई अंडर रूट ई की पावर -1/2 जी स्केयर। अब जहां जहां पे हमारे पास जी है वहां वहां पे हम 0.64 पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ 0.64 1/2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 या 3/14 ई की पावर -1/2 और जी की जगह पे 0.64 का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से कर देंगे डिवाइड। मैंने 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 को डिवाइड किया 7 से, तो ये आंसर आ गया 1.629, और इसके ऊपर आएगा अंडर रूट e की पावर -1/2। इसका स्केयर कर देंगे, 0.64 का किया स्केयर तो ये हमारे पास आ गया 0.41। ये असल में मैंने अपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट पे फिक्स किया हुआ है तो इसलिए 0.41। अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, 1/√6.29। इसका जब अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 2.51 ई की पावर। ये 0.41 है, इसके डिवाइडर में क्या होगा 1, तो ये नीचे वाला ये वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले के साथ, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे डिवाइड। 0.41 को डिवाइड किया 2 से तो ये e की पावर आ गया -0.21। अब हमने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 2.51 से, 1 को डिवाइड किया 2.51 से तो ये आंसर आ गया मेरे पास 0.40। अगर हम इसको फिक्स ना करें तो ये अगर 4 डिजिट में फिक्स करें तो 0.3988 समथिंग आंसर आएगा। अब ये कैसे आएगा ये हमें देखना है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अब आपके पास जो कैलकुलेटर है उसको आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट, उसके बाद लॉग, एक लॉग LOG वाला है और एक है LN वाला। तो हमने जो लॉग दबाना है वो LN दबाना है। तो ये देखिए हमारे पास E आ गया, साथ में पावर भी आ गई, तो E की पावर है -0.21, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो जब इसका इक्वल दबाया तो ये आंसर आ गया 0.81, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये आपस में चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे 0.81। अब इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.32। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ए का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने हमें कहा था ऑर्डिनेट फाइंड करें 0.64 जब z की वैल्यू हो। तो ये हमने 1 बाय 1 इसको सोल्व किया। अब हम इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए का सेकंड पार्ट है कि z अगर 2.84 हो तो स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि याद रखना है कि नॉर्मल है या स्टैंडर्ड नॉर्मल है। नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला फंक्शन यूज करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का फंक्शन ही हमने यूज करना है। तो 2.84 ये हमारे पास z है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई e की पावर -1/2 z स्क्वायर। तो जहां जहां z है वहां पे क्या लिखेंगे 2.84, यहां पे क्या लिखेंगे 2.84 का
स्केयर, इसका स्केयर कर लेते हैं। ये तो हमने सोल्व किया, इसको तो वैसे का वैसे रखेंगे। तो 2.84 का जो स्केयर है वो है 8.07। अब इसको हमने करना है 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 4.03 e की पावर माइनस 4.03। फिर वही काम, शिफ्ट दबाएंगे, LN मतलब नेचुरल लॉग दबाना है आपने। शिफ्ट लॉग दबाया तो ई आ गया, ई की पावर है माइनस 4.03। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.02। अब इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया 0.40 को मल्टीप्लाई किया 0.02 से, तो ये आंसर आ रहा है 0.01। ये इसलिए आ रहा है 2 डिजिट, मैंने अपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट पे फिक्स किया है, आप अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट पे फिक्स कर लेना। अब इसी का थर्ड पार्ट है, वो है हमारे पास माइनस 0.84। क्या लिख देंगे, माइनस 0.84। इसी का थर्ड पार्ट माइनस 0.84, माइनस 0.84। अब चूंकि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर है, जब इवन नंबर है तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। तो 0.84 का स्केयर लिया तो ये आ गया 0.71। इसको करते हैं 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस 0.35। अब वही शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो ई आ जाएगा और उसकी पावर लिख देंगे माइनस 0.35। शिफ्ट लॉग ई की पावर माइनस 0.35। तो ये आंसर आ रहा है कि मेरे पास 0.70। अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.28। कब, जब z जो है वो हमारे पास है 0.84 माइनस का, ये है इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद अभी इसका फोर्थ पार्ट वो है 0.08, माइनस में है 0.08। जहां जहां पे z है वहां पे अब आ जाएगा माइनस 0.08, माइनस 0.08। अब माइनस 0.08 का स्केयर करते हैं, 0.08 का जब हमने स्केयर किया तो ये आंसर आ गया 0.01। उसके बाद इसको करना है 2 से डिवाइड, अब मैंने इसका फिक्स भी खत्म कर दिया है ताकि आपकी आसानी के लिए जो है 0.08 का स्केयर किया तो ये आंसर आ रहा है 0.0064। अब इसको करना है 2 से डिवाइड, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी माइनस 0.0032। शिफ्ट लॉग, तो ये आंसर है जी 0.9968। तो अब इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.3987। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ए का सेकंड पार्ट, जिसमें उसमें हमसे जो है वो 1 बाय 1 जो है वो चीजें पूछी हुई थी, जो हमने जो है वो सोल्व कर दी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत लिख लिया था, ये माइनस था 2.08, माइनस 2.08,
वो मैंने 0.08 लिख दिया था। तो अब इसका करेंगे स्केल। तो ये जो माइनस है ये इस पावर की वजह से, स्केल की वजह से खत्म हो जाएगा। 2.08 का किया स्केल, तो ये आंसर आ रहा है 4.3264। इसको डिवाइड करना है 2 से, तो जब 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2.1632। शिफ्ट दबा के, लॉग दबा के, ई की पावर लिख के, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ रहा है 0.11496। अब इसको करना है 0.4 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया 0.04598। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ए के जो चारों पार्ट है वो हमने 1 बाय 1 जो है वो सोल्व किए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है।